नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएम इंडिया इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के एक और कॉल डिकोडेड एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं एमपीएस लिमिटेड की। अधिकांश निवेशक आज भी एमपीएस को केवल एक पब्लिशिंग सर्विसेज या ई लर्निंग कंपनी के रूप में जानते हैं। लेकिन अगर आपने Q4 FY26 की मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस कॉल ध्यान से सुनी होगी, तो आपको समझ आएगा कि कंपनी अब खुद को पूरी तरह बदल रही है। मैनेजमेंट का विजन केवल पब्लिशिंग सर्विसेज देना नहीं है, बल्कि एमपीएस को दुनिया की अग्रणी एआई फर्स्ट नॉलेज सॉल्यूशंस कंपनी बनाना है। रिसर्च, एजुकेशन, हेल्थ केयर, कॉर्पोरेट लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन पांचों क्षेत्रों को जोड़कर मैनेजमेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है जहां एआई केवल एक फीचर नहीं बल्कि पूरे बिजनेस मॉडल का आधार बन चुका है। यही इस पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल का सबसे बड़ा संदेश है। यदि सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें, तो FY26 एमपीएस के इतिहास का सबसे लाभदायक वर्ष रहा। पूरे वर्ष का रेवेन्यू बढ़कर 768 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5.7% अधिक है। एबिटा 236 करोड़ रुपए रहा और एबिटा मार्जिन बढ़कर 30.7% तक पहुंच गई। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 173 करोड़ रुपए रहा, जबकि प्रति शेयर आय यानी EPS बढ़कर 102 रुपए 11 पैसे हो गई, जो कंपनी के इतिहास का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। केवल चौथी तिमाही की बात करें तो रेवेन्यू लगभग 205 करोड़ रुपए, एबिटा 67.5 करोड़ रुपए और एबिटा मार्जिन लगभग 32.9% रही। इन परिणामों से साफ दिखाई देता है कि कंपनी केवल रेवेन्यू बढ़ाने पर नहीं बल्कि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और मार्जिन एक्सपेंशन पर भी लगातार काम कर रही है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस कॉल की सबसे बड़ी कहानी क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण घोषणा थी मैनेजमेंट की FY27 गाइडेंस। कंपनी ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि वर्तमान बिजनेस रन रेट और ऑपरेटिंग प्लान को देखते हुए FY27 में एबिटा आराम से 300 करोड़ रुपए से ऊपर निकल जाएगी। इसका मतलब है कि FY24 से FY27 के बीच लगभग 21% CAGR से एबिटा बढ़ने की उम्मीद है। खास बात यह रही कि मैनेजमेंट ने इसे कोई आक्रामक लक्ष्य नहीं बताया, बल्कि कहा कि यह ग्रोथ पहले से चल रहे प्रोजेक्ट्स, एग्जिस्टिंग ऑर्डर पाइपलाइन और बिजनेस इंटीग्रेशन पर आधारित है। यानी कंपनी का मानना है कि यह ग्रोथ भविष्य का सपना नहीं बल्कि वर्तमान एग्जीक्यूशन का परिणाम होगी। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मैनेजमेंट को इतना विश्वास क्यों है? इसका उत्तर हमें कंपनी की नई रणनीति में मिलता है। मैनेजमेंट ने बार बार यह दोहराया कि एमपीएस अब केवल कंटेंट प्रोसेसिंग कंपनी नहीं रही। आज कंपनी रिसर्च सॉल्यूशंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर नॉलेज प्लेटफॉर्म्स और कॉर्पोरेट लर्निंग के बीच एआई को जोड़कर एक इंटीग्रेटेड नॉलेज प्लेटफॉर्म बना रही है। पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने 11 स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस किए हैं, जिनके माध्यम से उसने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और हेल्थ केयर जैसे नए क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति मजबूत की है। हाल ही में किया गया अनबाउंड मेडिसिन एक्विजिशन इस रणनीति का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिससे कंपनी को मेडिकल नॉलेज और हेल्थ केयर एजुकेशन सेगमेंट में मजबूत प्रवेश मिला है। मैनेजमेंट का कहना है कि इन अधिग्रहणों का उद्देश्य केवल रेवेन्यू बढ़ाना नहीं बल्कि नए मार्केट्स, नई कैपेबिलिटीज और एआई आधारित प्रोडक्ट्स विकसित करना है। कॉन्फ्रेंस कॉल का सबसे रोचक हिस्सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा थी। आजकल लगभग हर कंपनी एआई की बात करती है, लेकिन एमपीएस मैनेजमेंट ने एक अलग दृष्टिकोण रखा। उनका कहना था कि एआई शुड बी इन रेवेन्यू, नॉट इन प्रेजेंटेशंस। अर्थात एआई केवल पावरपॉइंट स्लाइड्स तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे वास्तविक रेवेन्यू और मार्जिन पैदा होना चाहिए। कंपनी ने बताया कि दिगिको, रिसर्च इंटेग्रिटी चेक, AJE डिजिटल, रूब्रिक, ब्रिज एआई और अनबाउंड इंटेलिजेंस जैसे एआई आधारित प्लेटफॉर्म पहले से कमर्शियल प्रोडक्शन में हैं और इन्हें ग्लोबल कस्टमर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। रिसर्च इंटेग्रिटी चेक को STM AI इनोवेशन डे में टॉप इनोवेटर का सम्मान भी मिला है। मैनेजमेंट का विश्वास है कि आने वाले समय में नॉलेज इंडस्ट्री में सबसे बड़ी आवश्यकता ऐसे एआई प्लेटफॉर्म्स की होगी जो विश्वसनीय, प्रामाणिक और हैल्यूसिनेशन फ्री रिजल्ट्स दे सकें। एमपीएस खुद को इसी विशेष सेगमेंट में स्थापित करना चाहती है। यदि रिसर्च बिजनेस की बात करें तो यह आज भी कंपनी का सबसे मजबूत सेगमेंट बना हुआ है। Q4 में रिसर्च सॉल्यूशंस ने कुल रेवेन्यू का लगभग 58% योगदान दिया।
रिसर्च एबिटा मार्जिन लगभग 41.6% रही, जो अत्यंत प्रभावशाली है। मैनेजमेंट ने बताया कि दिगीकॉर प्लेटफॉर्म, रिसर्च इंटेग्रिटी चेक और AI एनेबल्ड ऑथर सर्विसेज की वजह से यह सेगमेंट लगातार मजबूत होता जा रहा है। एक दिलचस्प तथ्य यह भी साझा किया गया कि AJE डिजिटल और रूब्रिक ने अब तक 10 लाख से अधिक मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रोसेस किए हैं तथा AI आधारित सेवाओं के कारण मैन्युस्क्रिप्ट एक्सेप्टेंस रेट इंडस्ट्री एवरेज की तुलना में काफी बेहतर रही है। मैनेजमेंट का मानना है कि AI रिसर्च इकोसिस्टम अभी शुरुआती चरण में है और आने वाले वर्षों में इसकी मांग तेजी से बढ़ेगी। एजुकेशन सेगमेंट भी FY26 का एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर रहा। इस सेगमेंट का रेवेन्यू लगभग 36% बढ़ा, जबकि एबिटा ग्रोथ लगभग 43% रही। कंपनी ने अमेरिका के कई बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ अपने संबंध मजबूत किए हैं। एक्सेसिबिलिटी सर्विसेज, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन और AI आधारित लर्निंग सॉल्यूशंस की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा अनबाउंड मेडिसिन के अधिग्रहण के बाद मेडिकल एजुकेशन और नर्सिंग नॉलेज प्लेटफॉर्म में भी कंपनी की स्थिति काफी मजबूत हो गई है। मैनेजमेंट का कहना है कि हेल्थ केयर नॉलेज सेगमेंट भविष्य में MPS के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रोथ इंजन बन सकता है। कॉर्पोरेट लर्निंग बिजनेस की बात करें तो FY26 कंपनी के लिए पुनर्गठन का वर्ष रहा। मैनेजमेंट ने स्वीकार किया कि यह सेगमेंट दबाव में था, लेकिन Q4 में इसमें स्पष्ट सुधार दिखाई दिया। लो मार्जिन प्रोजेक्ट्स से बाहर निकलने, कॉस्ट स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और AI, AR, VR तथा सिमुलेशन आधारित लर्निंग सॉल्यूशंस पर ध्यान देने के कारण एबिटा में तेज सुधार देखने को मिला। ब्रिज AI नामक मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म अब एंटरप्राइज ग्राहकों के बीच तेजी से स्वीकार किया जा रहा है। मैनेजमेंट का विश्वास है कि FY27 में यही सेगमेंट सबसे तेज टर्नअराउंड दिखा सकता है। अब यदि मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो मैनेजमेंट ने काफी बड़ा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। कंपनी के अनुसार वह जिन 3 प्रमुख क्षेत्रों एजुकेशन, रिसर्च और कॉर्पोरेट लर्निंग में कार्य कर रही है, उनका संयुक्त संभावित बाजार वर्ष 2030 तक लगभग $800 बिलियन का हो सकता है। मैनेजमेंट का कहना है कि वर्तमान में MPS की मार्केट शेयर बहुत छोटी है, इसलिए आने वाले वर्षों में सबसे बड़ा अवसर नए मार्केट बनाने में नहीं बल्कि एग्जिस्टिंग मार्केट में शेयर बढ़ाने में है। यदि कंपनी केवल अपनी मार्केट शेयर को थोड़ा भी बढ़ा पाती है, तो आने वाले वर्षों में रेवेन्यू ग्रोथ की संभावना काफी बड़ी हो सकती है। हालांकि कुछ जोखिम भी हैं। AI टेक्नोलॉजी में कंपटीशन लगातार बढ़ रही है। बड़ी ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज भी इसी क्षेत्र में तेजी से निवेश कर रही हैं। इसके अलावा एक्विजिशंस का सफल इंटीग्रेशन, नए AI प्रोडक्ट्स का कमर्शियल अडॉप्शन, इंटरनेशनल डिमांड में बदलाव और बड़े ग्राहकों पर निर्भरता जैसे जोखिम भविष्य में कंपनी की ग्रोथ को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए केवल ग्रोथ स्टोरी देखकर निवेश का निर्णय लेना उचित नहीं होगा, बल्कि एग्जीक्यूशन पर लगातार नजर रखना भी उतना ही आवश्यक है। यदि पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल का सार निकाला जाए तो मेरे अनुसार MPS लिमिटेड अब केवल पब्लिशिंग कंपनी नहीं रही। मैनेजमेंट इसे एक ग्लोबल AI फर्स्ट नॉलेज सॉल्यूशंस प्लेटफॉर्म में बदलने की दिशा में लगातार काम कर रही है। मजबूत प्रॉफिटेबिलिटी, रिकॉर्ड EPS, लगभग 31% एबिटा मार्जिन, FY27 में 300 करोड़ रुपए से अधिक एबिटा का लक्ष्य, हेल्थ केयर एक्सपेंशन, AI आधारित प्रोडक्ट्स, रिसर्च प्लेटफॉर्म्स और लगातार स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस इस कहानी को काफी दिलचस्प बनाते हैं। लेकिन आने वाले वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि क्या मैनेजमेंट AI को वास्तविक रेवेन्यू और प्रॉफिट में बदलने की अपनी रणनीति को उसी गति से एग्जीक्यूट कर पाती है, जैसा उसने इस कॉन्फ्रेंस कॉल में विश्वास के साथ प्रस्तुत किया है। यदि ऐसा होता है, तो MPS आने वाले वर्षों में नॉलेज इकोनॉमी और AI आधारित बिजनेस मॉडल्स का एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकती है। अगर आपको हमारा यह विस्तृत कंकॉल डिकोडेड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आने वाली सभी कंकॉल एनालिसिस सबसे पहले आप तक पहुंचे। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि अगली किस कंपनी का कंकॉल डिकोडेड आप देखना चाहते हैं। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षणिक एवं सूचना उद्देश्य के लिए है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अथवा वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें।